हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल सिन्हा। आज हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री का क्विक रिवीजन करेंगे। इसके कंसेप्ट को समझेंगे और इसके क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाए इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं थर्मोकेमिस्ट्री क्या है। तो किसी भी रिएक्शन में जो भी हीट एक्सचेंज हो रहा है, या तो लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, ये थर्मोकेमिस्ट्री उसी से रिलेटेड है। और इस हीट लॉस और गेन को हम लोग इंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन बोलेंगे, जिसका सिंबल डेल्टा आर एच होगा, रिएक्शन इंथैल्पी। अगर रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो ये सिंबल डेल्टा आर एच और सुपर स्क्रिप्ट में 0 जाएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है प्रेशर 1 बार हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सी हो और सब्सटेंस जो रिएक्शन में हो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में हो। क्लियर। अब रिएक्शन इंथैल्पी क्या है? तो रिएक्शन इंथैल्पी किसी भी रिएक्शन में इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को बोलते हैं। अगर रिएक्शन इंथैल्पी पॉजिटिव है तो हम लोग बोलेंगे ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब ये हीट गेन किया है। और रिएक्शन इंथैल्पी अगर निगेटिव है तो हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हीट लॉस किया है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है। तो ओल्ड नोटेशन में इंडोथर्मिक का रिप्रेजेंटेशन है रिएक्टेंट प्लस जो भी हीट एब्जॉर्ब हो रहा है उसको रिएक्टेंट के साइड जोड़ के लिखते हैं, फिर प्रोडक्ट लिखते हैं। लेकिन अब इस तरह से सिंबल नहीं चलेगा। अब हम लोग रिएक्शन को लिख देंगे और कॉमा दे के रिएक्शन इंथैल्पी अगर इंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव करके लिखेंगे जो भी हीट गेन हो रहा है, और अगर एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन इंथैल्पी अलग से माइनस के टर्म में लिखेंगे जो हीट लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन इंथैल्पी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन में बॉन्ड का ब्रेकिंग, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ ही साथ अगर डिफरेंट स्टेट में सिस्टम है, डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो उस पर भी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट उस पूरे रिएक्शन में होगा। तो ये सारा चीज़ रिएक्शन इंथैल्पी के फैक्टर्स में आता है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल स्टेट एंड एलोट्रॉपिक फॉर्म। किसी भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट, डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म ये मेंशन होना ज़रूरी है। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल है कि एलोट्रॉपिक फॉर्म में एलिमेंट का जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो अलग अलग एलोट्रॉपिक फॉर्म में अलग अलग होता है। तो जब भी ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो बॉन्ड का ब्रेकिंग या बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो निश्चित रूप से इस पूरे रिएक्शन के इंथैल्पी चेंज को प्रभावित करेगा। इसको दो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन गिव्स H2O लिक्विड, ध्यान देना लिक्विड स्टेट में है। और सेकेंड केस में H2O कंबाइंस विथ O2 गिव्स H2O इन वेपर या गैसियस स्टेट। तो निश्चित रूप से दोनों केस में इंथैल्पी चेंज अलग अलग होगा, क्योंकि फिजिकल स्टेट से भी एसोसिएटेड होता है एनर्जी, तो ये इंथैल्पी चेंज डिफरेंट है। उसी तरह से ग्रेफाइट का कंबशन CO2 देगा और डायमंड का भी कंबशन CO2 देगा, लेकिन दोनों के एनर्जी लेवल में अंतर होगा। जो भी एनर्जी एक्सचेंज होगा रिएक्शन में वो डिफरेंट होगा, क्योंकि ग्रेफाइट में बॉन्डिंग पैटर्न अलग है, इसमें बॉन्डिंग पैटर्न अलग। कहने का सेंस है कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट और एलोट्रॉपिक फॉर्म मेंशन होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला फैक्टर है रिएक्शन का डायरेक्शन और रिएक्शन का क्वांटिटी। हम लोग जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन अगर एक डायरेक्शन में इंडोथर्मिक है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक होगा। तो ये भी ध्यान में रखना है, जब भी आप कभी क्वेश्चन में रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो साइन चेंज कर देना है रिएक्शन इंथैल्पी का। साथ ही साथ इंथैल्पी क्वांटिटी डिपेंडेंट है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो मान लो रिएक्ट R से P जाने में इंथैल्पी चेंज x किलो जूल है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x हो जाएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर। रिएक्शन इंथैल्पी केमिकल सिस्टम से रिलेटेड, और केमिकल सिस्टम का जो हीट कैपेसिटी है वो इन्वॉल्व होता है उस रिएक्शन के इंथैल्पी में। हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, तो ये ध्यान देना रिएक्शन इंथैल्पी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होगा। इसको हम लोग एक बहुत ही सिंपल से रिएक्शन जिसको किरचॉफ्स रिलेशन या किरचॉफ्स इक्वेशन बोलते हैं वहाँ से कैलकुलेट करते हैं। रिएक्शन इंथैल्पी टेम्परेचर T2 पे माइनस रिएक्शन इंथैल्पी टेम्परेचर T1 पे, ये बराबर होता है रिएक्शन का हीट कैपेसिटी चेंज डेल्टा RCP इंटू dt, T1 से T2 उसको इंटीग्रेट करेंगे। अगर डेल्टा RCP रिएक्शन का हीट कैपेसिटी चेंज अगर कांस्टेंट है तो ये सिंपली T2 माइनस T1 हो जाएगा, और अगर ये टेम्परेचर का फंक्शन है तो इसको भी साथ में इंटीग्रेट करेंगे। बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर डेल्टा RH T1 जो है और रिएक्शन इंथैल्पी है टेम्परेचर T1 पे, और डेल्टा RH T2 जो है रिएक्शन इंथैल्पी है टेम्परेचर T2 पे। यहाँ जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है डेल्टा RCP। इसका मतलब होता है हीट कैपेसिटी चेंज फॉर ए रिएक्शन। कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना, हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्शन। इस सिंपल से एग्जांपल से आप ध्यान में रखना
कि मान लो इस तरह का कोई रिएक्शन है तो डेल्टा आर सी पी हो जाएगा स्टाइकोमेट्रिकल कोफिशिएंट इनटू हीट कैपेसिटी ऑफ कैपिटल बी माइनस स्टाइकोमेट्रिकल कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इनटू हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये जो किरचॉफ्स रिलेशन है ये आप इजीली डिराइव भी कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं डेल्टा आर एच बराबर इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो डी बाई डी टी डेल्टा आर एच डी बाई डी टी एच पी माइनस डी बाई डी टी एच आर, और थर्मोडाइनमिक्स हम लोग जानते हैं कि डी एच बाई डी टी सी पी होता है, तो सी पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सी पी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज हीट कैपेसिटी चेंज फॉर ए रिएक्शन। अब इस डी टी को इस तरफ कर देते हैं और इसको T1 से T2 इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये सिंपल सा किरचॉफ्स रिलेशन आ जाता है। अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम का कंडीशन है तो ये H के जगह आप लोग U कर देंगे इंटरनल एनर्जी चेंज, तो इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर ए रिएक्शन एट T2 माइनस इंटरनल एनर्जी चेंज एट T1 इक्वल टू डेल्टा आर सी वी डी टी, यहाँ देना सी वी हो जाएगा और डेल्टा एच पे सी पी। क्लियर है, तो ये रिलेशन आप ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से आप Cp को कांस्टेंट या Cp को फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है रिएक्शन का कंडीशन। अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन है तो डेल्टा एच बोलेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो डेल्टा यू बोलेंगे। ये जनरली वैलिड है उस तरह के रिएक्शन में जिसमें गैसेस सिस्टम इन्वॉल्व है। इसके लिए हम लोग कोई बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उसका यूज करते हैं एच और यू के बीच रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं एच बराबर यू प्लस पी भी, तो चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन पी भी। यहाँ पर ध्यान देना डेल्टा पी भी लिए हैं ताकि यहाँ से आपको क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से थोड़ा डिफरेंस, कभी आइडियल गैस हो और आइडियल गैस से डेविएशन हो, गैस अगर डेविएट करता है आइडियल नेचर से तो दोनों तरह का क्वेश्चन आप टैकल कर सकें। पहले हम आइडियल गैस के बारे में बात करते हैं, तो आइडियल गैस के लिए एज यूजुअल है कांस्टेंट प्रेशर पे पी डेल्टा भी कंसीडर कर लेना है और डेल्टा भी चेंज इन मोल के कारण तो डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, जहाँ डेल्टा एन जी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टर रिएक्शन के हिसाब से देखना। कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा, कहेगा कि गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल नेचर, तो इस स्थिति में हो सकता है पी और बी दोनों चेंज कर जाए, तो डेल्टा पी भी का मतलब पी टू बी टू माइनस पी वन बी वन। कभी कभी क्वेश्चन जहाँ क्लियरली मेंशन रहेगा कि ये डेविएट फ्रॉम आइडियल नेचर और प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो पी डेल्टा पी कर देंगे। कहने का सेंस है कि ये कंसेप्ट डेल्टा पी भी जब दोनों चेंज कर जाए तो ये रिलेशन यूज करना, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो और प्रेशर चेंज करे तो ये रिलेशन यूज करना। ये तभी यूज करना जब क्लियरली मेंशन हो गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल नेचर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन इंथैल्पी से। तो पहला हमारा इम्पॉर्टेंट टर्म है, पहला इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इससे क्वेश्चंस काफ़ी आता है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कब बोलते हैं, जब एक मोल सब्सटेंस अपने एलिमेंट से बनता हो, अपने एलिमेंट से उसका फॉर्मेशन होता हो और एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड मोस्ट स्टेबल स्टेट में मौजूद हो। ध्यान देना, किसी भी रिएक्शन में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तभी बोला जाएगा जब किसी सब्सटेंस का 1 मोल फॉर्म हो रहा हो अपने एलिमेंट से और एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट स्टेबल स्टेट में मौजूद हो। जैसे यहाँ देखो CO2 गैसेस स्टेट में इसका 1 मोल फॉर्मेशन हो रहा है इसके अपने एलिमेंट से, एलिमेंट में कार्बन है सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन है O2 गैस के रूप में, तो इस रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज होगा ये कहलाएगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। सपोज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl लिखना चाहते हैं तो पहले HCl 1 मोल लिखेंगे और इसके एलिमेंट से फॉर्म कराएंगे। तो एलिमेंट यहाँ पर H है, H2 का स्टैंडर्ड फॉर्म H2 और Cl का स्टैंडर्ड फॉर्म Cl2। अब इसको बैलेंस करेंगे, ध्यान रखना प्रोडक्ट साइड 1 मोल ही रखना है, रिएक्टेंट में केवल आप चेंज करेंगे। सिमिलरली फॉर कैल्शियम कार्बोनेट, ओजोन का फॉर्मेशन O2 से सपोज हम लिखते हैं, तो ओजोन का 1 मोल, इसका एलिमेंट है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट है O2, तो केवल रिएक्टेंट के साइड आपको बैलेंस करना है। तो ये रिप्रेजेंट करता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O3। ध्यान देना ये बहुत कॉमन चीज़ है कि एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट आपको ध्यान में रखना है, जो कि उसी से फॉर्म कराना है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में। कार्बन का ग्रेफाइट है, फास्फोरस का वाइट है, सल्फर एसेट है रोम्बिक फॉर्म में, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है। ध्यान देना ब्रोमीन लिक्विड स्टैंडर्ड स्टेट है, आयोडीन सॉलिड है, ये सब होना चाहिए। H2O लिक्विड है, ऑक्सीजन O2 है। देखो 2-3 एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि कब फॉर्मेशन बोलना है कब फॉर्मेशन नहीं बोलना है। जैसे यहाँ देखो 2H2 कंबाइंस विद O2 गिव्स 2H2O।
यहाँ देखो H2O का 2 मोल बन रहा है, ठीक है, अपने एलिमेंट से बन रहा है, लेकिन 2 मोल है, तो ये फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये एक रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज है। अगर आपको फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है तो कुछ नहीं, रिएक्शन इंथैल्पी में 2 से डिवाइड कर दो, चूँकि 2 मोल फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ देखो, ये एक रिएक्शन है, HBr 1 मोल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना ब्रोमीन गैसियस स्टेट में, लिक्विड में नहीं है, तो ये फॉर्मेशन नहीं है, ये रिएक्शन है, तो दिस इज़ नॉट ए फॉर्मेशन। सिमिलरली इस रिएक्शन के लिए CO2 1 मोल फॉर्म हो रहा है, लेकिन अपने कंपाउंड से नहीं बन, अपने एलिमेंट से नहीं बन रहा है, ये CO से इसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एक रिएक्शन है, CO2 का ये फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि फॉर्मेशन के लिए उसका फॉर्मेशन अपने एलिमेंट से होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का एप्लीकेशन क्या है? पहला एप्लीकेशन है, किसी भी रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज आप फॉर्मेशन के डेटा से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस करना ही है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लेना है। अगर कोफिशिएंट स्टोइकोमेट्रिकल है तो उसे मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ, एलिमेंट अगर अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में हो, स्टैंडर्ड स्टेट में हो, तो इसका फॉर्मेशन हम लोग 0 लेते हैं, क्योंकि ये मान के चलते हैं नेचर में उसी स्टेट में वो मौजूद है, उसका फॉर्मेशन किसी दूसरे स्टेट से नहीं हो रहा है। जैसे ग्रेफाइट का फॉर्मेशन 0, डायमंड का फॉर्मेशन 0 नहीं होगा। ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल स्टेट। हाइड्रोजन H2 फॉर्म है तो 0। ऑक्सीजन का ऑफकोर्स फॉर्मेशन 0। और इस रिएक्शन से आप इस फॉर्मेशन का कैसे यूज करना है न्यूमेरिकल में वो समझे। मान लो ये रिएक्शन दिया हुआ C2H2 कंबाइंस विथ 2H2 गिव C2H6। तो रिएक्शन इंथैल्पी अगर आपको फॉर्मेशन से कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन देख लेंगे, फॉर्मेशन में डेटा दिया रहता है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर रिएक्टेंट में एक एलिमेंट है अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, तो इसका फॉर्मेशन 0 ले लेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन तभी बोलेंगे जब 1 मोल सब्सटेंस कंप्लीट कंबशन में जाता हो, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता हो, और सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड स्टेट में मौजूद हो। ये ध्यान रखना, 1 मोल कंबशन हो और सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड स्टेट में। जैसे यहाँ देखो, कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म ग्रेफाइट या C सॉलिड भी लिखते हैं, इसका 1 मोल लेना, इसका कंबशन यानी O2 से रिएक्ट कराना है, तो CO2 बना, सभी स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो ये 1 मोल है कार्बन, तो ये कहलाएगा इन स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। तो देखो इस रिएक्शन में 2 चीज़ नज़र आ रहा है। इस रिएक्शन में जो भी इंथैल्पी चेंज है वो कंबशन है कार्बन का, और साथ ही साथ ध्यान देना CO2 का फॉर्मेशन भी है, क्योंकि यहाँ पर CO2 फॉर्म हो रहा है 1 मोल अपने एलिमेंट से। ठीक है, उसी तरह से इस रिएक्शन को ध्यान दो, हाइड्रोजन का कंबशन भी है और साथ ही साथ वाटर का ये फॉर्मेशन भी है H2O का। ठीक है, अब देखो कंबशन ऑफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका कि आपको न्यूमेरिकल में खुद से यूज करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन का हो, हाइड्रोजन का हो या ऑक्सीजन का हो, ये हमेशा कंप्लीट कंबशन होने के बाद CO2 और H2O देगा। ठीक है, CO2 और H2O। जैसे C4H10 जब ऑक्सीजन से कंबाइंड करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, या इसका कंप्लीट कंबशन होगा, CO2 और H2O देगा। इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने का तरीका बहुत सिंपल है, पहले कार्बन करना, फिर हाइड्रोजन करना और लास्ट में ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस केस में जो रिएक्शन इंथैल्पी है वो कंबशन है C4H10 का। आप अगर चाहते हैं कि इसको फॉर्मेशन के रूप में लिखें तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, फॉर्मेशन दिया रहेगा और कहेगा कि इसका कंबशन निकालिए, तो पहले रिएक्शन लिख लेना, बैलेंस कर लेना, फिर फॉर्मेशन का डेटा यूज करना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और अगर एलिमेंट हो तो उसका 0 कर देना। ठीक है, उसी तरह से ग्लूकोज का कंबशन। यहाँ एक चीज़ और है, कंबशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज होता है, और अगर आप स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन पर ग्राम लेते हैं तो इसको बोलते हैं कैलोरिक वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरिक वैल्यू का मतलब है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन पर यूनिट ग्राम, तो कुछ नहीं करना है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना, और जितना ज़्यादा कैलोरिक वैल्यू होगा वह सब्सटेंस उतना ज़्यादा इफिशियंट होगा एनर्जी सप्लाई करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हम लोग कंबशन का यूज कैसे करेंगे। देखो रिएक्शन इंथैल्पी कंबशन डेटा से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस यहाँ ध्यान देना, फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखते थे, कंबशन में आपको कंबशन से अगर रिएक्शन इंथैल्पी निकालना हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और देखिए ये 3 एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा। यहाँ देखो कार्बन सॉलिड कंबाइंस विथ हाफ O2 गिव्स CO,
ये एक रिएक्शन है, लेकिन ये कार्बन का कंबशन नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट कंबशन नहीं है, ये पार्शियल कंबशन है। कंप्लीट कंबशन होता तो CO2 बनता, ठीक है। उसी तरह से फ्लोरीन ऑक्सीजन का रिएक्शन OF2, ये कंबशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन का यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से N2O2, ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है, नॉट ए कंबशन रिएक्शन। तो ध्यान रखना, कंबशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और ये जनरली हम लोग फ्यूल के लिए यूज करते हैं। इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ इंथैल्पी जो है, कुछ कॉमन जो आपको प्रोसेस के हिसाब से ध्यान में रखना है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म होगा, एटमाइजेशन है, फिर बॉन्ड एनर्जी है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग सेपरेट में पढ़ेंगे भी। जैसे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कब बोलेंगे, जब 1 मोल सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता हो। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कब बोलेंगे, जब 1 मोल लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कब बोलेंगे, 1 मोल सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट हो। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कब बोलेंगे, जब 1 मोल कोई सब्सटेंस गैसियस एटम में बदलता हो। इसके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे भी। इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन या आयोनाइजेशन इंथैल्पी, जब 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन होगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जब 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, जब 1 मोल गैसियस सिस्टम के बॉन्ड को ब्रेक करके उसको गैसियस एटम में बदलेंगे। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, जब 1 मोल गैसियस आयन पॉजिटिव और निगेटिव जब ये डिसॉल्व होगा, जब वाटर से इंटरेक्ट करेगा तो इस तरह का कुछ X प्लस एक्वस या X माइनस एक्वस, ये इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहलाएगा। इसी तरह से इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, लैटिस इंथैल्पी है। इसमें से कुछ टर्म हम लोग अगले लेक्चर में भी देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप रिवीजन कर लेना। थैंक यू।